हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं KW से। इसे हम आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर करके भी कह सकते हैं। तो एक्चुअली ये चीज़ क्या है, KW अल्टीमेटली ये क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है। तो चाहे आप इसे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर कहो या आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर या फिर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, तो ये सेम चीज़ ही है। क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो स्पेसिफाई कर दिया गया है जब वाटर का आयनाइजेशन होता है उस केस में हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, सो अगर वाटर की यहाँ पर बात हो रही है तो जो वाटर होता है वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है, एम्फोप्रोटिक भी आप कह सकते हो, मतलब वो प्रोटॉन डोनेट करता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है। दैट मीन्स जो आपका वाटर है वो बोथ एसिड एंड बेस एक्ट कर सकता है। तो जो ये वाटर है वो एक्ट कर सकता है एज एसिड एंड एज बेस, क्योंकि अगर ब्रॉन्स्टेड एसिड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखें, एसिड बेस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखें, एसिड में ये क्या करेगा, देगा H पॉजिटिव, और बेस में क्या होगा, एक्सेप्ट करेगा H पॉजिटिव। ठीक है, तो H2O जो वाटर है आपका, ये क्या होता है, दोनों एज एसिड एज बेस यूज हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द अदर सब्सटेंस जो कि रिएक्शन में, एसिड बेस रिएक्शन में है, कि कौन सा एसिड है तो बेस की तरह एक्ट करेगा, अगर दूसरे वाला बेस है तो ये एसिड की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें समझ आया कि वाटर एम्फोटेरिक होता है, दोनों एसिड बेस की तरह ये एक्ट कर सकता है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम प्योर वाटर की बात करें, इन प्योर वाटर क्या होता है, इन प्योर वाटर का मतलब ये है कि कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है, तो कोई एक्स्ट्रा फॉरेन आइंस नहीं है, कोई भी अलग तरह के आइंस नहीं है, इम्प्योरिटी नहीं है। तो ऐसे केसेस में एक वाटर का जो मोल होगा, ठीक है, ये वाटर ले लिया आपने लिक्विड, और जो दूसरा मोल ऑफ अनदर मोल ऑफ वाटर जो होगा वो आपस में रिएक्ट करेंगे। कैसे रिएक्ट करेंगे, अब देखो यहाँ कहा गया है ना कि एज एसिड भी एक्ट कर सकता है एंड एज बेस भी एक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर एज एसिड ये काम करेगा, मतलब ये डोनेट करेगा H पॉजिटिव और ये एक्सेप्ट करेगा उस H पॉजिटिव को। देखो एक मोल, दो मोल है ना यहाँ पर, एक मोल क्या करेगा, एज एसिड काम करेगा, H पॉजिटिव को डोनेट करेगा, और दूसरा एज बेस उसके लिए रहेगा और वो उस H पॉजिटिव को उससे एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, एक H पॉजिटिव देगा, दूसरा H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम होता है इस रिएक्शन में। तो यहाँ पर जो आपने यहाँ पर H पॉजिटिव दिया है, इस वाटर ने, बेस ने एक्सेप्ट किया है, तो यहाँ पर आ जाता है H3O पॉजिटिव, हाइड्रोनियम आयन बन जाता है आपके पास, और जो यहाँ से H पॉजिटिव गया है इसका रिमेनिंग पोर्शन हो जाता है OH नेगेटिव। अब देखिए कौन सा किसका कॉन्जुगेट है, एसिड है, एसिड ने H पॉजिटिव रिमूव किया है, H पॉजिटिव देने के बाद OH नेगेटिव रिमेनिंग रहता है, वो हो जाता है कॉन्जुगेट, एसिड का कॉन्जुगेट बेस आप लिखते हैं। वहीं जो बेस है वो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करने के बाद उसका जो कॉन्जुगेट होता है वो आ जाता है कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, ये बात तो आपको समझ आ गई। अब ये जो हमने यहाँ पर इक्विलिब्रियम लिखा है, इस इक्विलिब्रियम के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसे हम K लिखेंगे फिलहाल, जिसे हम कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट या फिर आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो वाटर है वो आयनाइज हो रहा है। आयनाइज कह सकते हो कि आयंस बन रहे हैं, या फिर कह सकते हो डिसोसिएशन हो रहा है। ठीक है, अब इसके लिए अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें, इस इक्विलिब्रियम के लिए, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में सीखा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी रिएक्शन के लिए कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर ये क्या है, इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ठीक है, या डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कह सकते हो। हम सिंपल लैंग्वेज में सिंपल यहाँ पर टर्म यूज करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। अब बाय रूल जैसे हम लिखते थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अबव रिएक्शन, कैसे लिखोगे, कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर H3O पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन एंड OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पर क्या आ जाएगी, नीचे वाटर की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे वाटर इन लिक्विड है, और हमने क्या कहा था कि जो प्योर सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड्स होते हैं, और यहाँ पर वाटर क्या है, प्योर वाटर है, तो जो प्योर सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड्स होते हैं उनकी टर्म्स हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में नहीं लाते हैं, उनकी टर्म्स हम ओमिट कर देते हैं।
वाई सो, क्योंकि हमने पढ़ा है प्योर लिक्विड्स एंड प्योर सॉलिड्स के केस में जो ये कॉन्सेंट्रेशन का चेंज होता है वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता, तो यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनसे, तो यहाँ पर उनकी वैल्यू एज कांस्टेंट हम ट्रीट करते हैं। तो हम लिखेंगे हेयर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज omitted from denominator because this is a pure liquid, प्योर वाटर हमने लिया है यहाँ पर, प्योर लिक्विड है यहाँ पर, and its concentration remains constant, ठीक है, इसलिए हम इसे ओमिट कर लेते हैं। या फिर बुक में ऐसे भी लिखा है कि इस वाटर की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसे हम इसमें डिज़ोल्व कर देंगे, डिज़ोल्व मतलब इसके साथ क्लब कर देंगे के साथ, तो एक नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, उसे कहेंगे हम KW, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ओमिट करने के बाद, या फिर कहो इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद, मर्ज करने के बाद न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन फॉर अबव इक्विलिब्रियम, जो कि क्या होगा KW। अब इसे हम लिखते हैं, मतलब यहाँ पर K की जगह अब हम KW यूज़ करेंगे, विच इज़ कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो ये KW क्या है यहाँ पर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। सो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का फॉर्मूला देख लो। अब प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इसका फॉर्मूला हम देखेंगे क्या होगा, यहाँ पर इसे ओमिट कर देना है, तो सिंपली क्या जाता है, KW इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन और साथ ही में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। अब ये हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, नथिंग बट H पॉजिटिव ही होता है वो वाटर के साथ, क्योंकि H पॉजिटिव आयन रिएक्टिव बहुत होता है वाटर में, क्या होता है वाटर के साथ वो रिएक्ट हो जाता है, H पॉजिटिव जैसे सॉल्यूशन में है तो ये वेरी रिएक्टिव है। तो जो एक वाटर का यहाँ पर मॉलिक्यूल होगा उसके साथ रिएक्ट होके हाइड्रोनियम आयन हो जाता है, ठीक है। तो H3O पॉजिटिव कहीं लिखे तो उसका मतलब क्या है कि H पॉजिटिव आयन एक्वस सॉल्यूशन में पड़ा है, कंफ्यूज नहीं होना है, कई जगह H पॉजिटिव भी दिया होता है। तो यहाँ पर KW की आपके पास वैल्यू आ जाती है और ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है KW विच इज़ कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्या है ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का क्या मतलब है, KW, ठीक है, समझ आ जाएगा, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब ये चीज़ें देखते हैं कि ये जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है अल्टीमेटली ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही तो है ना। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, इसीलिए जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है दैट इज़ ऑल्सो टेम्परेचर डिपेंडेंट। इसीलिए जब हमने एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ देखी, एक्सपेरिमेंटली जब हमने एट टेम्परेचर 298 केल्विन पे देखा तो हमने पाया, एक्सपेरिमेंटली ये डाटा आया है, ये मत पूछना अब किस तरह से ये आया, क्योंकि 298 केल्विन जो कि रूम टेम्परेचर है उस पर हमने ये देखा कि H पॉजिटिव का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आया 1.0 इंटू 10⁻⁻7 मोलर, ठीक है, ये चीज़ आई है। अब आपको पता है कि डिसोसिएशन जो है वाटर का, जो डिसोसिएशन है वो कैसे होता है, वाटर का डिसोसिएशन होता है H पॉजिटिव में एंड OH नेगेटिव में। अब यहाँ पर देखो, अगर आप 1 मोल ऑफ वाटर लेते हो तो उसके लिए 1 मोल ही H पॉजिटिव बनेगी और 1 मोल ही OH नेगेटिव आयंस बनेंगे, मतलब जितना वाटर डिसोसिएट करेगा उतने ही उसके H पॉजिटिव बनेंगे, उतने ही उसके OH नेगेटिव आयंस बनेंगे। तो यहाँ से ये पता चलता है कि जितनी कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव की है उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन आपकी OH नेगेटिव की होगी, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या पता चला, इक्वल नंबर ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस आपके पास आएंगे, ठीक है। अगर 1 मोल होता है डिसोसिएट तो 1 मोल ही आपको मिलते हैं। तो यहाँ से क्या हम लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट, सिंस वी नो दैट एक्सपेरिमेंटली H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन जितनी है, सो H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू जितना OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी, ठीक है, जितना ये मोलर होगा उतना ही ये मोलर होगा।
तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है कि इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, वो है 1.0 इंटू 10⁻⁻7 मोलर। ये आपको लर्न करना है डायरेक्टली, ठीक है। एट 298 केल्विन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू OH नेगेटिव आयन, और वो कितनी है, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इतनी है। अब अगर हम आयनिक प्रोडक्ट में इसे डालें ऊपर, तो KW की क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर पुट करो। दोनों की कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव क्या है, हाइड्रोनियम आयन, H पॉजिटिव एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये आ जाएगा 1.0 इंटू 10⁻⁻7 मोलर, और मल्टीप्लाइड बाय सेम चीज़ हम यहाँ पर कर लेते हैं, आप डायरेक्टली इसे स्क्वायर भी कर सकते हो, ठीक है। तो KW की वैल्यू यहाँ से आ जाती है 1 तो 1 ही हो गया, तो ये आ जाती है 1 इंटू 10⁻⁻14 मोलर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये KW की वैल्यू भी 298 केल्विन पर आप लर्न रख सकते हो डायरेक्टली कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कितना होता है, इतना, और इंडिविजुअल कॉन्सेंट्रेशंस क्या होती है, इतनी होती है। तो ये तीन चीज़ें आप हमेशा ही लर्न रखोगे, ठीक है। आई बात समझ में। तो यहाँ पर हम साइड में छोटा सा नोट लिख लेते हैं कि हमने क्या क्या समझा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एट 298 केल्विन, ठीक है, थोड़ा समराइज करके लिखेंगे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इज 1.0 इंटू 10⁻⁻7 मोलर, एंड OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी सेम होगी 1.0 इंटू 10⁻⁷ मोलर, एंड साथ ही में जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है एट दिस टेम्परेचर दैट वुड बी 10⁻⁻14 मोलर, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है, आपको ध्यान रखनी है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ से आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में ये चीज़ सीखी है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, जो डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर होता है वो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर होता है 1000 ग्राम पर लीटर, ठीक है। अब वाटर का जो मोलर मास है वो भी आपको पता है कितना होता है, वाटर का मोलर मास 18 होता है, ठीक है, 18 ग्राम पर मोल। अब अगर हम चाहे कि हम कॉन्सेंट्रेशन निकालें, किसकी, हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्योर वाटर निकालें, तो क्या हम निकाल सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है यहाँ पर हम मोलैरिटी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वी नो दैट मोलैरिटी को C इक्वल्स टू N अपॉन V हम लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन क्या हो जाता है, वॉल्यूम हो जाता है। तो यहाँ से हम वॉल्यूम निकालने की कोशिश करेंगे। वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। यहाँ से वॉल्यूम कैसे निकलेगा, मास अपॉन डेंसिटी। अब ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म में हम यहाँ पर डालेंगे, कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू, कॉन्सेंट्रेशन सिंस हम पर मोल की बात कर रहे हैं, मतलब हम डील कर रहे हैं 1 मोल से, तो यह आ जाएगा यहाँ पर 1 मोल आ जाएगा, ठीक है, पर मोल की बात है। और वॉल्यूम में हम मोलर मास अपॉन डेंसिटी करते हैं, मतलब 18 ग्राम्स अपॉन हम 1000 यहाँ पर पुट कर लेंगे इसकी वैल्यू, क्योंकि मोलर मास 18 ग्राम पर मोल है और यहाँ पर डेंसिटी में आपके पास 1000 ग्राम पर लीटर है, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कॉन्सेंट्रेशन, मतलब यहाँ पर हमने मोलैरिटी निकालनी है, ठीक है, कितनी आ जाएगी, 1000 अपॉन 18, और ये किस में आएगी, ये मोलर में आएगी, मोल पर लीटर में आएगी, क्योंकि ग्राम ग्राम कट जाएगी। और इसका पर मोल का मतलब है, पर मोल नहीं लेना है आपने, क्योंकि यहाँ पर क्या था, ये देखो ग्राम पर मोल था ना, ग्राम पर मोल, और ये था ग्राम पर लीटर। अब यहाँ पर हम ग्राम में पर मोल नहीं लगाएंगे, क्योंकि 1 मोल ऑलरेडी हमने ऊपर ले लिया है, ठीक है। तो ये आएगा आपका यूनिट कितनी आ जाएगी आपके इसमें, मोल पर लीटर, जो कि होता है मोलैरिटी, तो ये मोलर में आएगा। जब हम इसे सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू आती है 55.55 मोलर, और ये आप लर्न रखोगे। ये वैल्यू क्या है, मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर, मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर की मोलैरिटी कितनी होती है, 55.55 मोलर होती है मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, ठीक है। ये भी आप लर्न करेंगे, ये आपको कहीं ना कहीं यूज़ हो जाएगा, ठीक है। जो प्योर वाटर होता है, मतलब प्योर वाटर का क्या मतलब है, अनडिसोसिएटेड फॉर्म है, जिसका डिसोसिएशन नहीं है, एज अ वाटर पूरा मॉलिक्यूल है, उसकी मोलैरिटी इतनी आती है, ठीक है। यहाँ आपकी एनसीईआरटी में एक और रेशो की बात हुई है, और हम लिखते हैं रेशो ऑफ डिसोसिएटेड वाटर टू अनडिसोसिएटेड वाटर,
ठीक है। अब ये डिसोसिएटेड वाटर क्या है, डिसोसिएटेड वाटर का जो रेशो है, रेशो किसका, कॉन्सेंट्रेशंस का, ठीक है। तो वो कितना रहता है, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है कोई भी कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में आप लिख सकते हो, मोलारिटी भी वन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म ही होती है जो कि यूजुअली यूज होती है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसोसिएटेड वाटर क्या होता था, जो हमने पीछे H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन करी है, मतलब 1 × 10⁻⁷ मोलर, ठीक है। समझ आ गई, डिसोसिएशन में करा है ना H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन। डिसोसिएटेड वाटर का मतलब है जब वाटर टूट रहा है H पॉजिटिव में OH नेगेटिव में उस टाइम पर, ठीक है। डिवाइडेड बाय अनडिसोसिएटेड वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कौन सी है, ये वाली, ये क्या है, अनडिसोसिएटेड वाटर। तो यहाँ से हम ये कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर पुट कर सकते हैं 55.55 मोलर। तो ये वैल्यू आपकी निकल करके आती है 8 × 1.8 × 10⁻⁹, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या समझ आता है कि जो यहाँ पर ही देख लो, यहाँ से अगर समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ से आप देख सकते हो, वैसे ये वैल्यू क्या है, वेरी स्मॉल, 10⁻⁹ है, वेरी स्मॉल वैल्यू है। तो ये जो रेशो आ रहा है उसकी वैल्यू इज़ वेरी वेरी स्मॉल। तो यहाँ से आप ये पता लगा सकते हो कि जो इक्विलिब्रियम होगा, जो वाटर का हमने पीछे इक्विलिब्रियम करा है, वो क्या होगा, वो ज़्यादातर किसकी तरफ होगा, अनडिसोसिएटेड फॉर्म की तरफ होगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों, क्योंकि जो अनडिसोसिएटेड वाटर की वैल्यू है उसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें ज़्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है, इसी वजह से ये वैल्यू स्मॉल आ रही है। तो यहाँ से हमें पता चलता है, यहाँ से पता चलता है कि इक्विलिब्रियम विल लाई टुवर्ड्स अनडिसोसिएटेड वाटर, मतलब वाटर का जो डिसोसिएशन है वो बहुत कम होगा, ये चीज़ यहाँ से पता चलती है। तो एक और इसकी एप्लीकेशन ये रहती है कि बाय जस्ट कंपेयरिंग H पॉजिटिव आयंस कॉन्सेंट्रेशन एंड OH नेगेटिव आयंस कॉन्सेंट्रेशन हम पता लगा सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है, ठीक है। कैसे, अगर आपके पास H पॉजिटिव की, या फिर लिख सकते हो हाइड्रोनियम आयन भी लिख सकते हो, या फिर H पॉजिटिव भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू OH नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। देखो एक सॉल्यूशन आपके पास दिया है और आपके पास ये कॉन्सेंट्रेशंस की भी अगर वैल्यू दी है तो आप एकदम से बता सकते हो कि एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। अगर H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन किसी सॉल्यूशन में ज़्यादा है OH नेगेटिव से, दैट मीन्स वो क्या है, एसिडिक नेचर का है, क्योंकि एसिड्स क्या होते हैं, H पॉजिटिव देते हैं। तो एसिडिक होने का मतलब वहाँ पर H पॉजिटिव या फिर कह सकते हो H3O पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन आपको ज़्यादा नज़र आएगी, ठीक है। अब न्यूट्रल की बात करते हैं। न्यूट्रल में क्या होता है, जो ये दोनों कॉन्सेंट्रेशंस होती है, न्यूट्रल का मतलब आपको पता ही है, इक्वल हो जाएगी, ठीक है, ना ही एसिडिक ना ही बेसिक, क्योंकि दोनों ही जो कंपोनेंट्स है वो इक्वल कॉन्सेंट्रेशन के हैं, तो न्यूट्रल हो गया सॉल्यूशन। बेसिक में क्या होता है, बेसिक में ज़्यादा किसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी, OH नेगेटिव आयन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में होगा, तभी ओवरऑल जो सॉल्यूशन है वो बेसिक है, ठीक है। तो हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, OH नेगेटिव की ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमें हेल्प करती है टू प्रिडिक्ट द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ या फिर नेचर ऑफ एनी सॉल्यूशन, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन को कंपेयर करके। अब एक छोटी सी चीज़ मैंने आपको समझानी थी, यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक रह गया था कि देखो कोई एसिड है ना, एसिड बेस के बारे में हमने बात करी है अभी तक, ठीक है। तो एसिड और बेसिस में तो यहाँ पर एक टॉपिक आता है जो हमने इक्विलिब्रियम इन एसिड बेस करा है, इन एसिड बेस रिएक्शंस, जो एसिड बेस रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम करा है उसकी जो डायरेक्शन है उसकी प्रिडिक्शन कैसे करेंगे, प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। एसिड बेस रिएक्शन में जो हमने इक्विलिब्रियम पढ़े हैं, तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा वो कैसे पता चलता है, वो ऐसे पता चलता है कि जो रिएक्शन, जिस रिएक्शन में एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो डोमिनेट करता है। कैसे, अभी मैं आपको बताती हूँ। जैसे हम HCl का एग्जाम्पल लेते हैं, दो रिएक्शन, एक है HCl की, उसकी वाटर के साथ रिएक्शन क्या हो जाएगा, वाटर के साथ रिएक्शन करके HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, H पॉजिटिव देगा, ये गेन करेगा, H3O पॉजिटिव बनेगा, साथ ही में इसका काउंटर पार्ट हो जाएगा Cl नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या है, ये है एसिड, ठीक है, ये है एसिड, ये एक्ट करेगा, वाटर क्या होता है दोनों तरफ काम करता है, तो ये इसके केस में बेस की तरह काम करेगा, ठीक है। तो ये इसका हो गया कॉन्जुगेट बेस और ये हो गया कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। तब ये चीज़ आपके मन में आएगी
कि इस इक्विलिब्रियम रिएक्शन में कि ज़्यादातर जो इक्विलिब्रियम है वो किस साइड शिफ्ट होगा, किस तरफ वो ज़्यादा लाई करेगा, ठीक है, उसका डायरेक्शन क्या होगा इस इक्विलिब्रियम का। तो देखो एक चीज़ है कि जब ये रिएक्शन होगी तो उस टाइम पर क्या होगा, जो ये एसिड है, एसिड की आपने अब स्ट्रेंथ देखनी है। जो मैंने आपको पीछे करवाए हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन से होते हैं, आई होप आपको वो सब लर्न हो गए, इसीलिए मैंने कहा था वो लर्न कर देना, ठीक है। तो हमें पता है कि जो ये एसिड होता है HCl वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। दूसरा एसिड कौन सा दिखाई दे रहा है, H3O पॉजिटिव। अगर H3O पॉजिटिव को आप कंपेयर करोगे एज कंपेयर टू HCl तो वो क्या होता है, वो वीक एसिड में आता है। अब यहाँ पर एसिड का क्या काम होता है, H पॉजिटिव को डोनेट करना, रिलीज करना। अब दोनों में से मुझे बताओ कौन सा एसिड ज़्यादा H पॉजिटिव को डिसोसिएट करेगा, ऑब्वियसली जो स्ट्रॉन्ग है। अगर ये ज़्यादा H पॉजिटिव को ईजिली डिसोसिएट करेगा तो ऑब्वियसली रिएक्शन आगे की तरफ जाएगी, क्योंकि आगे रिएक्शन क्या दिख रही है कि यहाँ से H पॉजिटिव इसको दिया जा रहा है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये ईजिली करेगा, इसीलिए जो डायरेक्शन होगा इस रिएक्शन का वो क्या होगा, फॉरवर्ड में होगा, ठीक है। तो बाय कंपेयरिंग द स्ट्रेंथ्स ऑफ द एसिड आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कौन सी डायरेक्शन रहेगी इक्विलिब्रियम की। अब क्या होगा, मोर एंड मोर Cl नेगेटिव और यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन आपको देखने को मिलेंगे इस तरह के रिएक्शन के जो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और एक एग्जाम्पल करेगी, इसी का ही कर लेते हैं HF का। HF को वाटर के साथ जब आप रिएक्ट करते हो तो यहाँ पर आ जाएगा इसका काउंटर पार्ट, ये वाला फ्लोराइड आयन, और साथ ही में यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोनियम आयन। अब यहाँ पर आपके पास एसिड कौन सा है, ऑब्वियसली ये तो एसिड ही है और ये तो बेस है, ठीक है, ये H पॉजिटिव देता है तो यहाँ पर कॉन्जुगेट बेस बनता है और यहाँ पर कॉन्जुगेट एसिड बनता है। अब देखो डायरेक्शन के लिए हम कंपेयर करते हैं स्ट्रेंथ्स को, ठीक है, एसिड्स की स्ट्रेंथ को हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं। अब जो ये एसिड है, ये एसिड है, लेकिन मैंने आपको पढ़ाया था ये क्या है, वीक एसिड है। क्या होता है, ये वीक एसिड है, क्योंकि ये बॉन्ड इतना स्ट्रांग होता है हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन के बीच में कि H पॉजिटिव का जो डोनेशन होना है वो बहुत ही डिफ़िकल्टी से होता है। और मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस वो किसके किन पैरामीटर्स पर वो डिसाइड करते हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, तो वन ऑफ द क्राइटेरिया रहता है H पॉजिटिव का डोनेशन। जो एसिड जितने इजीली H पॉजिटिव रिलीज करता है वो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। जो एसिड डिफ़िकल्टी से H पॉजिटिव को रिलीज करे वो क्या होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं, ठीक है। तो ये समझ लेना कि जितने ईज ऑफ H पॉजिटिव डोनेशन पर डिपेंड करता है एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये HF क्या होता है, ये होता है वीक एसिड, ये वीक एसिड है। एसिड्स को ही हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव वैसे HCl से वीक है, लेकिन वो HF से क्या है, HF से वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये जो है वो क्या है, HF से ये स्ट्रॉन्ग हो गए, तो ये HF से स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो अगर ये HF से स्ट्रॉन्ग है तो डायरेक्शन क्या होगा, तो जो स्ट्रॉन्ग चीज़ होगी, अब एसिड्स में से दोनों में से किसका डिसोसिएशन होगा, ये तो वीक एसिड है, ये तो डिसोसिएट कर ही नहीं पाएगा, ज़्यादातर डिसोसिएशन आपको यहीं से देखने को मिलेगा और ज़्यादा रिएक्शन जो है उसकी डायरेक्शन आपको रिवर्स में दिखेगी, बैकवर्ड साइड पे दिखेगी। तो जो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन है वो आपको यहाँ पर क्या मिलती है, बैकवर्ड मिलती है, ठीक है। यहाँ पर आपको बैकवर्ड मिलती है और यहाँ पर आपको फॉरवर्ड मिलती है, ठीक है। इस चीज़ से आपको पता चलता है कि इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन कैसी होगी। साथ ही साथ एक छोटा सा यही टॉपिक था जो कवर करना था, आपको ये बताना था कि एसिडिक स्ट्रेंथ किन पे डिपेंड करती है, ठीक है। वीक एसिड किसको बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड किस बेस पे बोलते हैं, H पॉजिटिव की डोनेशन का जो ईज होता है उसी से मेजर होता है एसिडिक स्ट्रेंथ। और साथ ही में जो डायरेक्शन होती है वो डिपेंड करती है कि कहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो ज़्यादा डिसोसिएट करेगा तो डायरेक्शन उसके रिवर्स जानी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड था तो उसके रिवर्स जाता है, मतलब फॉरवर्ड में जाएगा। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड था, उसके रिवर्स में जाएगा, मतलब बैकवर्ड जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्लीट होता है आपका आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, या फिर कह सकते हो आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम pH स्केल के बारे में स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक। बाय बाय।